देश पर और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और आज के मार्केट की बात करें तो आज हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली है और लगातार हमने देखा कि ये तीसरा दिन था जब बाजार में दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। निफ्टी में आज गिरावट की ट्रिपल सेंचुरी लगी, 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट थी। निफ्टी में केवल 5 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, बाकी के सभी 45 शेयर्स आज लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आए। चलिए एक बार दिन भर का एक सेटअप समझ लेते हैं और ये पूरा हफ्ता कैसा रहा मार्केट के लिए ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए इस पूरे हफ्ते में जो इनिशियल गेन्स थे आपके, जो बैंक्स थे परफॉर्म करके बनाए, क्योंकि आउट परफॉर्मर सेक्टर्स रहे हैं, उनकी आउट परफॉर्मेंस जारी थी, वो सब इरोड हुए हैं। ये पूरे हफ्ते में अगर हम इसे वीकली रैप अगर आपको बताना हो मैं तो एफएमसीजी और फार्मा स्पेस, ये दो बड़े स्पेसेस आज की और पिछले 3 दिन की जो मार्केट मूवमेंट के बाद जो गेन्स इरोड होने के बाद निकले हैं, वो ये 3 बड़े सेक्टर्स निकले हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने लगभग 1% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया, बैंक से तो 3% नेगेटिव रिटर्न दिया। गेनिंग सेक्टर्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा गेन्स जो मिले हैं वो एफएमसीजी पैक से मिले हैं। एफएमसीजी पैक में लगभग 4% की मूव देखने को मिली। इस वीकली रिटर्न की हम बात करें, फार्मा स्पेस में आपको 2% के रिटर्न मिले। जो बड़ी मूव्स इस हफ्ते में आई, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम बाजार में एक सेल ऑफ का माहौल देख रहे थे, डिफेंसिव मोड में बाजार आ चुका था और डिफेंसिव बेट्स के ही रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। ओवरऑल इरोड हुए पूरी तरह से बैंक्स के रिटर्न, आप ऑटो पैक के रिटर्न, सीमेंट पैक के रिटर्न जो अच्छे चल भी रहे थे, जो लास्ट वीक तक भी चल रहे थे। क्या ये सेक्टोरल चर्निंग है? इस पर फिलहाल थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जो गेनर्स रहे इस हफ्ते के बड़े, उनमें आप अगर वीकली गेनर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 6% का रिटर्न, सन फार्मा 6% का रिटर्न, ब्रिटानिया 4.5% का रिटर्न, आईटीसी 4% का रिटर्न। इसके अलावा ऑटो पैक से आयशर मोटर एक इकलौता स्टॉक था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 4% तक का रिटर्न दिया। निफ्टी के लूजर्स ऑन द कॉन्ट्रेडियन क्या रहे? पहले 5 काउंटर्स में अगर आप जो सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी के काउंटर्स रहे, उसमें 2 काउंटर तो सीमेंट पैक के हैं, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो क्लियरली ना प्रॉफिट बुक हुए हैं इन स्पेसेस में जिनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे इस पूरे हफ्ते में। आपने देखा पावर ग्रिड, उसमें आज की मूव, आज और कल की मूव्स के चलते ही आपने देखा 14% का डेंट पड़ा। आरईसी में जो स्टेक है वो खरीदना चाह रही है पावर ग्रिड, और इसके चलते आपने देखा कि ये न्यूज़ के चलते आपने 14% तक का रिटर्न यहाँ नेगेटिव देखा। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ और दूसरे काउंटर से। मिड कैप में लूजर्स कहाँ से निकल कर आए? आज में ही जो न्यूज़ देखने को मिली, शुक्रवार को जो न्यूज़ देखने को मिली, महिंद्रा फाइनेंस में रिकवरी एजेंट्स के जरिए जो एक मिसहैप हुआ, उसके चलते जितने भी एनबीएफसी स्पेस के काउंटर से सब पे प्रेशर था। महिंद्रा फाइनेंस का आज का ही वीकली गेन जो बोले तो वो 14% का नेगेटिव रिटर्न आज की न्यूज के चलते देखने को मिला। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहां पे भी एक न्यूज इंपैक्ट हुआ, ओपन ऑफर पर स्टे लगी और यहां पर 11% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है। टॉप लूजिंग काउंटर्स है मिड कैप के। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स कौन से थे? तो वो आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, सो फार्मा, जो डिफेंसिव बेट्स हो जाती हैं जनरली, उन पर ज्यादा देखने को मिली। वहां से मिड कैप गेनर्स निकले। डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल हो, या फिर कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स लाइक पेज इंडस्ट्री स्टॉक्स हो। सो ओवरऑल आज बाजार में जो दिन भर का जो ट्रेड था, वो माहौल था, वो प्रेशर का था और इस पूरे हफ्ते में ये सेक्टोरल गेन्स निकल कर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज दिन भर मूड माहौल थोड़ा खराब था, दबाव के साथ ज़्यादातर सेक्टर आज कारोबार करते हुए नज़र आए और इस बीच यूएस पेट का भी जो बयान निकल कर आ रहा है जेरम पॉवेल का, उन्होंने भी कहा कि वो आगे दरें बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से अग्रेसिवली यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने पर उनका फोकस रहेगा। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाज़ारों में तो कमज़ोरी है ही, इस पूरे हफ्ते भारतीय बाज़ारों में भी दबाव बना रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं कि अब अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है, इस पर एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए आपका। अब आपसे समझना चाहेंगे, ये पूरा हफ्ता तो काफ़ी दबाव के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आया, अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स हैं जो कि आप वॉच करेंगे मार्केट में? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो नीचे की तरफ के दायरे यूएस फेड ने जब से दरें बढ़ाई हैं,
और उसके पहले भी अगर आप देखने जाएं तो थोड़ा बहुत माहौल नरमी की तरफ था, बिकवाली थोड़ी बहुत हावी हो रही थी। विदेशी संस्थागत निवेशक खास करके बड़ी मात्रा में बिकवाली आज भी करी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आंकड़े अभी तक मेरे पास आए नहीं है, लेकिन ये जो दौर चला है, मेरे ख्याल से अगर आप संकेत को लेकर के देखें, ट्रिगर जिसे हम कहते हैं, तो ये ट्रिगर ज़्यादातर बाहर के देशों में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पर जो महंगाई दर है और वहाँ पर केंद्रीय बैंक ने जिस तरीके से दरें बढ़ाई हैं, यूएस फेड ने बढ़ाई, यूके ने भी बढ़ाई है, माना जाता है कि बाकी अन्य जो देश के केंद्रीय बैंक है वहाँ पर भी ब्याज दरें बढ़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में आपको बरकरार रहता हुआ नजर आएगा, और जब कभी भी आवश्यकता हुई तब मेरे ख्याल से केंद्रीय बैंक वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगाई दर 30-40 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। आज एक भले हमने 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखी हो या फिर 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखी हो, लेकिन आज जिस स्तर पर बाजार निफ्टी जो है स्पॉट बंद हुआ है 17,300 के ऊपर थोड़ा हुआ, ये मेरे ख्याल से एक सकारात्मक बात है। लेकिन पूजा तकलीफ की बात यह है कि अगले हफ्ते जो हमारे यहाँ पर संकेत है, एक तो है एफएनओ की एक्सपायरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी गुरुवार को, और दूसरी है हमारे यहाँ पर केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक जो 28 तारीख से शुरू होगी और 30 तारीख को खत्म होगी। तो यहाँ पर भी अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी गवर्नर साहब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गुंजाइश है। कितनी बढ़ोतरी करते हैं और उनकी टिप्पणियाँ क्या है विदेशी बाजारों के लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के और हमारे बाजार को लेकर के, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन ये जो 17,300 के ऊपर आज बंद दिया है, तो ये थोड़ी बहुत एक सकारात्मक बात मैं मान के चलता हूँ। देखना जरूरी ये होगा पूजा कि क्या अगले हफ्ते 17,300 को हम मुकम्मल रख पाते हैं। अगर इसके नीचे जाता है बाजार तो शायद गिरावट और थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। बिल्कुल, तो आज की जो क्लोजिंग थी वो काफ़ी अहम थी। 17,300 के लेवल को किसी तरह होल्ड कर लिए हम, लेकिन अगले हफ्ते ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर एक और कमज़ोरी के लिए, बड़ी कमज़ोरी के लिए तैयार रहें। और जैसा कि अभी गौरांग भी बता रहे थे कि अगले हफ्ते काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भारतीय बाज़ारों के लिए भी रहेंगे, हमारे लिए भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे, उन्हें भी वॉच करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा। चलिए एक बार अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर क्या हैं, कौन कौन से इवेंट हैं भारत में और ग्लोबली, इसको थोड़ा और एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। अगला हफ्ता का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इवेंटफुल रहेगा और शुरुआत करते हैं हम डोमेस्टिक फ्रंट पे। तो इंडिया की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वॉच आउट करने को। ये इनकी मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्णय है वो रिलीज़ होगा सितंबर 30 को। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का भी जो आंकड़ा रहेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि सितंबर 30 को इसका डेटा भी आएगा। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर देखते हैं कौन से मार्केट्स में क्या हो रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो सेकंड क्वार्टर जीडीपी डेटा रिलीज़ होगा सितंबर 29 को। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, वेल ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैक करने के लिए। यूके की बात करें तो यूके का जीडीपी डेटा आएगा सितंबर 30 को, और यूरोजोन के सीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी कुछ इकोनॉमिक क्यूज़ है जिस पर आपकी नज़र बने रहने चाहिए। अब बात करते हैं चाइना की, तो पीपीआई और प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा, वेल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा सेकंड क्वार्टर का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और करंट अकाउंट बैलेंस जो उनका है, ये इस पर भी आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। जापान की बात करें तो काफ़ी सारी इकोनॉमिक क्यूज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जैसे सारे इकोनॉमिक क्यूज़ आपके रेडार पर रहने चाहिए। खैर ये तो हो गए सारे ग्लोबल क्यूज़, मगर बात करते हैं स्पेसिफिक इवेंट्स की जिन पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो सितंबर 26 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट, वाली एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो रिलीज़ होगी सितंबर 28 को। और इसके अलावा EU की जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक होने वाली है यूरोप में जो करंट एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर, और ये होगा सितंबर 30 को। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़ और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी।
लेकिन आज एक बार सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्शन दिखाई दे रहा है उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। गौरांग, आपसे राय लेना चाहेंगे बैंकिंग शेयरों पर। बैंक निफ्टी हमने देखा कि आज 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और 40,000 का भी जो लेवल था वो भी यहाँ पर तोड़ दिया। अब आगे के लिए बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड देख रहे हैं आप? बैंकिंग शेयरों में जो हाल फिलहाल में भारी गिरावट दिख रही है, इस सेक्टर को लेकर आने वाले समय के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि अब पॉलिसी भी आने वाली है, रेट सेंसिटिव सेक्टर है, तो किस तरह का व्यू बन रहा है आपका इस स्पेस को लेकर? मेरे ख्याल से अभी जैसे आपके सहयोगी अभी बता रहे थे, अगला हफ्ता मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ हमारे यहाँ पर संकेतों को लेकर के, लेकिन जो बाहर के जो संकेत आएंगे, खबरें आएंगे, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी में, तो आज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा गिरावट जो देखी हमने बैंक निफ्टी में देखी, करीबन मेरे ख्याल से 2.5-3% के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी में हमने देखी। और पूजा ये भी बात है और वास्तविकता हकीकत ये भी है कि बैंक निफ्टी जो है वो सबसे बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्मेंस भी कर रहा था जब माहौल अच्छा था, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर सेक्टोरियल इंडेक्स इतनी बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करता है और जब थोड़ी बहुत खबरें आती हैं स्थानीय मार्केट को लेकर के, विदेशी मार्केट को लेकर के, तो सबसे पहले जो धराशायी होता है वही इंडेक्स होता है। और उसी तरीके का मेरे ख्याल से बिकवाली हमने आती हुई देखी। और एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है तो उनकी बिकवाली या उनका जो निवेश है वो ज्यादातर फ्रंटलाइन जो लार्ज कैप दिग्गज कंपनियां होती है उसमें होते हैं। फाइनेंशियल्स में उनका एक्सपोजर थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, ऑटोज में ज्यादा होता है, आईटी में ज्यादा होता है, वगैरह वगैरह। तो जहां पर भी उनकी बिकवाली हावी होती है तो वहां पर आपको बहुत बड़ी गिरावट आपको आने देखने मिल सकती है। और उसी का मेरे ख्याल से एक थोड़ा बहुत ब्यौरा हमने आज देखा। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये सोच के चलता हूँ कि अगर मैं छोटी या मध्यम अवधि की नहीं सोचता हूँ, पर अगर मैं थोड़ी लंबी अवधि की सोचता हूँ और ये भी ध्यान में रखता हूँ पूजा के अक्टूबर महीने में पहले या दूसरे हफ्ते में दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे इस वित्तीय वर्ष के, तो हमारा मानना जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में ये है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दूसरे तिमाही के जो नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के उसमें एक बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको आते हुए दिखेगा। आंकड़े जो है वो काफी अच्छे आएंगे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के। तो मैं ये राय दूंगा कि जब कभी भी इस तरह की गिरावट आती है पूजा, तो छोटी मध्यम अवधि को छोड़ करके आपको थोड़ा बहुत लंबी अवधि का सोचना चाहिए और उसी तरीके से आपको सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। और बैंकिंग में अगर आपको निवेश करना है तो प्राथमिकता जो है वो आपको निजी क्षेत्र बैंक को पहले देनी है और उसके बाद चुनिंदा सरकारी बैंक को देनी चाहिए। बिल्कुल। तो गिरावट में मौके ढूंढिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचिए और अच्छी कंपनियों में निवेश करने की राय होगी। और बैंकिंग स्पेस में निजी बैंक का बेहतर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए अब आज बात करते हैं दिन के दौरान जो अहम खबरें आई हैं उनकी। और टाटा स्टील फोकस में था। टाटा ग्रुप की सभी मेटल कंपनियां अब एक छत के नीचे आएंगी। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील लॉन्ग, टेम्पलेट और टेम्पलेट का टाटा स्टील में मर्जर होगा। खबर को और विस्तार से समझ लेते हैं और हमारे साथ सौमित सरकार जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए। अगर आप देखते हैं तो 7 कंपनीज मर्ज होने वाली है टाटा स्टील के साथ। 4 लिस्टेड कंपनीज है, टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील लॉन्ग, टेम्पलेट, टीआरएफ और 3 अनलिस्टेड कंपनीज है जो कि लगभग होली ओन सब्सिडरीज ही है टाटा स्टील की इस वक्त। तो अगर हम शेयर स्वैप रेशियो देखेंगे तो टाटा मेटालिक्स में अगर हम देखें तो 79 शेयर्स देंगे टाटा स्टील के एवरी 10 शेयर्स के लिए। और जो ये शेयर स्वैप रेशियो था वो थोड़ा प्रीमियम पे था टाटा मेटालिक्स के लिए कल के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो। टाटा स्टील लॉन्ग के लिए जो रेशियो था वो 67 शेयर्स था टाटा स्टील का फॉर 10 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग। और जो वैल्यूएशंस था वो टाटा स्टील लॉन्ग को करीब 4.5% के डिस्काउंट पे कंसिडर कर रहा था। टाटा टेम्पलेट की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेशियो था वो 33 शेयर्स था 10 शेयर्स के लिए और वैल्यूएशंस लगभग एट पार थे कल के क्लोजिंग के सामने। और अगर टीआरएफ की बात करें तो इस केस में 17 शेयर्स मिल रहे थे टाटा स्टील के फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ टीआरएफ। बट चूंकि टीआरएफ बहुत एक छोटी कंपनी है और उसके शेयर प्राइस में एक 5% का अपर सर्किट वाला मूव हमें काफ़ी दिनों से दिख रहा था, तो वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो 53% डिस्काउंट पे है टीआरएफ के लिए। बट ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अब अगर हम देखें तो ये जो मर्जर एक्सरसाइज कर रहा है कंपनी
वो सिनर्जीज़ को रियलाइज़ करने के लिए और ग्रुप होल्डिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा है। पहले भी ग्रुप के चेयरमैन ने हमें इसके बारे में इंडिकेशन दिया था, और अगर हम कंज्यूमर साइड में भी देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी में भी ऐसा ही एक अनाउंसमेंट आया था। अब एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो हमने फिलिप कैपिटल के एनालिस्ट से जो समझा है वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा इस मर्जर का, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा स्ट्रक्चर का। और उन्होंने एक चीज़ पॉइंट आउट की, वो ये थी कि टाटा लॉन्ग की जो बैलेंस शीट पे एक स्ट्रेस देखने को मिल रहा था NINL के एक्विजिशन के बाद, वो अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो टाटा स्टील के साथ मर्ज होने वाला। तो एक पॉजिटिव थोड़ा सा टाटा स्टील लॉन्ग कंपनी के लिए एनालिस्ट ने मेंशन किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए इस खबर पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। उसके पहले आप बने रहिए ईटीनॉव स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और गौरांग भी हमारे साथ बने हुए। गौरांग, आपसे जानना चाहेंगे आप निवेश के मौके कहां देख रहे हैं? मेरे ख्याल से दो विकल्प हमारे पास है। एक तो सुरक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है BEL, जिसका हाल ही में मेरे ख्याल से बोनस एडजस्टमेंट हुआ है, और 2020 में जब सरकार ने डिफेंस पॉलिसी नहीं लेकर के आए थे, उसका बहुत ही सकारात्मक सा असर अब आता हुआ दिख रहा है। प्रतिबंधित चीज़ों में और भी नई चीज़ें आएगी जिसको लेकर के BEL जैसी बाकी अन्य कंपनियां, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, और ऑर्डर बुक जिस तरीके से इस कंपनी की है और जो क्षमता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको लेकर के एक सकारात्मक सा नजरिया है। तो BEL में निवेश करने की पहली सलाह है। दूसरा विकल्प है ऑटो क्षेत्र से एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसने शानदार तरीके से पिछले कुछ महीनों में आउट परफॉर्म किया है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्कॉर्पियो एन को ले लीजिए आप, थार को ले लीजिए, ट्रैक्टर सेल्स, एग्री इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल, यूटिलिटी व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, पूरा ब्रह्मांड है इनके पास। और मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये अपनी एक पहली नई गाड़ी जो है XUV 400, वो जल्द तारीख में मेरे ख्याल से बाजार में उतरेगी, और उसके पश्चात और भी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अवतार आपको आते हुए दिखेंगे। तो दो विकल्प है, एक है BEL और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो BEL और महिंद्रा पर आप नज़र रख सकते हैं। ऑलराइट गौरांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर और आगे की मार्केट पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेगमेंट की तरफ आपको ले चलते हैं, और अब बात करते हैं मार्केट क्लासरूम की, जहां हमारी सहयोगी बात कर रही हैं मार्केट के दिग्गज मिलेनियम मैम्स के फाउंडर मेंटर विष्णु धानू जी से। आइए देखते हैं क्या खास है इस क्लास में। नमस्कार, ईटीनॉव स्वदेश के इस खास पेशकश धानुका जी की क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। ईटीनॉव स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे सभी के सभी दर्शक निवेश की अहमियत को समझें, निवेश के मायने को समझें और निवेश को सही मायने से करें। और इसीलिए हम हमारी एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विष्णु धानुका, जो कि एक अकम्पलिश्ड बिजनेसमैन हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और साथ ही एक प्राउड एंड पैशनेट टीचर भी हैं। धानुका जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। और ये सब होने के साथ साथ आप क्रिएटर ऑफ मिलेनियम मैम्स भी हैं। मिलेनियम मैम्स क्या हैं, धानुका जी से ही समझते हैं। बताएं धानुका जी। नमस्कार मानसी, मिलेनियम मैम्स का एक हमने सोचा था 30 साल पहले, और कलकत्ता बेस्ड था ये ऑर्गेनाइजेशन। अब तो मुंबई, बेंगलोर और ग्लोबली भी ये बहुत फैल रहा है। तो इसमें हम लोग आपके फाइनेंशियल लिटरेसी का काम करते हैं, विमेन का खाली, ओनली फीमेल मेंबर्स। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमारे सिस्टम में नारी को शक्ति बताया गया है, तो वो शक्ति की पहचान उनको हम लोग करवाते हैं थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये आपके हमारी स्टूडेंट्स काफ़ी उन्नति कर रही हैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एंड अदरवाइज ऑल्सो। चलिए, तो इस खास पेशकश की पहली कड़ी में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोनों के मायने क्या हैं, दोनों को कैसे समझा जाए
और फिर आगे इसमें किस तरह से उतरा जाए। धानुका जी, आपसे सबसे पहले तो इन दोनों के मायने ही समझना चाहेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आप बताएं। मानसी, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, मैंने इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल से कंपनी को वो लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, बट एक्चुअली शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मतलब एनी टाइम, 1 महीने में आपने लिया बेसिकली, दैट इज शॉर्ट टर्म। जी। अब आपको अगर कैपिटल फॉर्म करना है, क्योंकि हर आदमी के पास तो कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो कैपिटल फॉर्म करना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड विच इज़ वेरी टफ, क्योंकि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना कि भाई कब लेना कब बेचना है, बट दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट मेरी एडवाइस ये है सबको कि एक बार अगर आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है तो अपने सिर्फ एंड सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात करें। जनरल निवेशक सकेगा नहीं ये शॉर्ट टर्म वाले गेम में, बट शुरू में कंपल्सन है, हम लोगों ने भी वैसे ही किया था। हाँ, ठीक है, तो मन बनाना है लंबी अवधि के निवेश का, लेकिन शुरुआत शॉर्ट टर्म से जरूर की जा सकती है, लेकिन आइडियली अगर समझें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको सबसे ज्यादा बेहतर समझा जाता है। एकदम सही, आप एकदम सही बोल। धानुका जी, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फिर शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, टैक्स स्ट्रक्चर दोनों में ही होते हैं। अब टैक्स एंगल को दोनों ही निवेश में किस तरह से देखा जाए, कैसे समझा जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, क्योंकि निवेशक टैक्स के बारे में सोचते नहीं हैं। तो शॉर्ट टर्म अगर आप 1 साल के पहले अपना बेच देते हो शेयर, तो उसमें 15% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म में 10% का टैक्स लगता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 10 साल 15 साल अगर अपना शेयर रखते हो तो प्रैक्टिकली कोई टैक्स लगता नहीं है। तो टैक्स एंगल से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एडवाइजेबल है, टैक्स एंगल से भी, बिकॉज टैक्स तो आउटगो है ना। अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो तो गवर्नमेंट 10 लाख या 15 लाख ले लेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप कर रहे हैं तो टैक्स स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, और जैसे ही आप डिलीवरी या फिर पोजिशनल बेसिस पर करते हैं तो एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मायने हैं जो कि आते हैं। धानुका जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी कि दोनों ही तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हम समझ रहे हैं, और इतना तो मैं जान गई कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़रूर इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म अप्रोच या फ्यूचरिस्टिक गोल बना रहे हैं तो लंबी अवधि का निवेश समझें। लेकिन दोनों में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये हम आपसे जानना चाहें। देखिए मानसी, एक बात तो क्लियर है कि शेयर मार्केट का गेम क्या है। 1978 में इंडेक्स शुरू हुआ था 100 से, बिल्कुल, अभी 60,000 के आसपास है। तो एक तो आंसर बहुत क्लियर है कि अगर आपने 10 साल 20 साल कोई भी शेयर को रखा तो रिस्क फैक्टर है ही नहीं, बिकॉज उतार चढ़ाव तो आएगा, यूक्रेन वॉर और ये और वो से उतार चढ़ाव आएगा। बट अगर आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप अपना शेयर बढ़िया शेयर ले लिए और फिर भूल गए, तो उसके बराबर तो कोई चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई कब मंदी कब तेजी। हाँ, तो लॉन्ग टर्म की बराबरी तो है नहीं। चलिए, तो बिल्कुल इसी से हम मायने भी बिठा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, हर लिहाज से हर तरह से ये काफ़ी बेहतर है, और आपको भी मन में यही गोल सेट करके चलना है। क्योंकि जिस तरह से धानुका जी ने भी बताया कि सेंसेक्स कह लीजिए, निफ्टी कह लीजिए, इनकी जर्नी जैसे हमने देखी है, कई सालों में इन्होंने जो एक ग्रोथ किया है वो तभी हुआ है जब लंबी अवधि का निवेश इन्होंने देखा, या फिर किसी भी निवेशक ने इन तमाम इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में, स्टॉक्स में जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की, तभी पेशेंस, परसेवरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। धानुका जी, आम निवेशकों की अगर बात करें, और क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को कंपेयर भी कर रहे हैं, उन्हें मायने भी इनके दोनों के समझ रहे हैं, आम निवेशकों के लिए कौन सा उचित आप कह सकते हैं? क्योंकि आपने ये तो समझा दिया कि शॉर्ट टर्म की किस तरह से डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म को कहाँ तक हमें ले जाना है, और उसके बाद लंबी अवधि का नज़रिया आपको बनाना है। लेकिन अब आप ये समझाएं कि शॉर्ट टर्म की जब हम बात कर रहे हैं, शुरुआत अगर कोई निवेशक कर रहा है तो कहाँ तक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वो प्ले आउट कर सकता है, और उसके बाद लंबी अवधि में कहाँ उसे शिफ्ट करना है? देखिए, जनरली अगर निवेशक के पास और इनकम का साधन है तब तो शॉर्ट टर्म में जाइए नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ओके। बट अगर वो नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ज़्यादा कि बाज़ार में तेज़ी आई तो आप बेच दीजिए,
मंदी आई तो ले लीजिए, सरल नहीं है, सरल नहीं है, बट ऑप्शन भी नहीं है। धीरे धीरे करके कैपिटल फॉर्म जब होता जाए उसको फिर आप अपना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहिए। पैसिव इन्वेस्टर बने बिना कोई गति नहीं है। ठीक है। और धानुका जी, आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है, निवेश के मायने आज के समय में हर कोई समझ रहा है, लेकिन जो दुविधा है, जो कंफ्यूजन है, वो इन्हीं तरह की होती है जो निवेशकों में होती है। और इसीलिए ईटी नाउ स्वदेश ये मुहिम भी चला रहा है, इस तरह की खास पेशकश। और इस पहल से हम यही समझाना चाहते हैं कि ऑफकोर्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन साथ ही निवेश का नज़रिया भी आपको मानकर चलना चाहिए। कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात होती है तो सोचकर, समझकर, सूझबूझकर निवेश को एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। धानुका जी, एक और चीज़ है जिसके साथ इस खास सेगमेंट को मैं अंत करना चाहूँगी। कोई आज छाँव में बैठा है क्योंकि काफ़ी समय पहले किसी ने पेड़ लगाया था। यही मायने हैं निवेश के। और धानुका जी की क्लास की एकदम सही बोल। इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन कई सारे सेगमेंट, कई सारे थीम्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपके लिए इसी कड़ी में लेकर आने वाले हैं। तो बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।